गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। एक हमने पढ़ लिया था RLBP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को, और नंबर 2 दूसरा पढ़ लिया था हमने वाष्प दाब में क्वथनांक में उन्नयन को। यानी 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। 2 अणुसंख्या गुणधर्मों को हमने पढ़ लिया है। अब नंबर 3 तीसरे अणुसंख्या गुणधर्म की बारी है, और उसका नाम है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, अवनमन यानी कि कमी हो जाना, घट जाना। देखिए, वाष्प दाब में अवनमन आपने पढ़ा था, यानी कि वहां पर कमी पड़ी थी। तो यहाँ वही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में यानी कि हिमांक में कमी आना। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है हिमांक, तो हमारा एक सामान्य सा उत्तर होता है कि वह बिंदु या वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जम जाता है या ठोस में बदल जाता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। सामान्य परिभाषा में ये सही है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री के अनुसार इसे बात करें तो देखिए, एक परिभाषा हमने लिखी हुई है बोर्ड पे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, क्वथनांक में हमने बात की थी वाष्प दाब की, कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस अवस्था में उसे हम कहते हैं क्वथनांक। यहाँ हिमांक की बात कर रहे थे। हिमांक में हमने कहा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं हिमांक। उसे कहते हैं हम हिमांक। यानी कि आप कह रहे हैं कि बर्फ जब पानी में बर्फ जो पानी है वो जब बर्फ में बदल रहा है तो किस बिंदु पर जाकर बदलेगा, तो जब द्रव का यानी कि पानी का वाष्प दाब उसकी ठोस यानी कि बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब उस बिंदु को हम कहेंगे हिमांक बिंदु, जो कि द्रव के लिए यानी कि पानी के लिए होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं कि वहाँ क्वथनांक बिंदु जल के लिए होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स की बात करें हिमांक के बाद, अब बात आती है हमारे टॉपिक यानी हिमांक में अवनमन। हिमांक में कमी किस प्रकार से होगी? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इसमें कि हमने जब भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया है, तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वाष्प दाब कम हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है उसका क्या कारण है? आपने पढ़ा था पहले, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम मिला देते हैं तो उस अवस्था में अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्रव की सतह को घेर लेता है और इसी कारण वाष्प की मात्रा कम बनती है, तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसे वाष्प दाब में हमने कहा था अवनमन। जब हिमांक में अवनमन की बात आ रही तो हमने कहा कि वाष्प दाब में कमी हो जाने के कारण अब कम ताप पर ही उसका वाष्प दाब उस पदार्थ के ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, कम ताप पर। देखिए, हमने कहा कि द्रव का वाष्प दाब ठोस से क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब है ठोस का वाष्प दाब पहले से कम है और वाष्प दाब में कमी हो रही है, और वाष्प दाब में जब कमी हो रही है तो बहुत ही जल्दी यानी कि कम ताप पर ही वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसलिए हम कहते हैं इसके हिमांक में क्या होती है? इससे कमी हो जाती है, इसे कहा जाता है हिमांक में अवनमन। तो सुनिए, वापस रिपीट कर रहा हूं इसे मैं। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव में मिलाया जाता है, किसी विलेय में मिलाया जाता है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम ताप पर ही उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिससे उसके हिमांक में कमी हो जाती है, यानी कि वो कम ताप पर जमने लग जाता है। तो उस अवस्था में उसके वाष्प दाब को कहते हैं आप हिमांक, उस ताप को कहते हैं आप हिमांक में अवनमन, हिमांक में होने वाली
कमी। तो स्टूडेंट देखिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने देखा है कि जब हम पानी को जमाते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, लेकिन जब उसी पानी में अगर आप शक्कर मिला दें तो क्या वह पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है? नहीं, उसके लिए आपको अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप से मेरा मतलब है 0 से भी कम तापमान की आवश्यकता वहां पर आपको होती है। इसका सीधा उदाहरण आइसक्रीम, जब आप आइसक्रीम को जमाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि फ्रीजर में इसको लंबे समय तक रखना होता है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कम तापमान होगा तभी जाकर वो जम पाएगी। तो हम कहते हैं हिमांक में क्या हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है, हिमांक कम हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझें। देखिए वो क्या है, उस ग्राफ को मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आपको ग्राफ के बारे में। देखिए जो हमारा ग्राफ है वो वाष्प दाब और साथ में ताप के मध्य बनाया जाता है। वाष्प दाब और ताप के मध्य खींचा गया एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ के अंदर अगर बात करें, हम 2 स्थितियों की बात करते हैं। पहली स्थिति जब केवल हमारे पास है क्या, विलायक, जब हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अगर बात की जाए तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु देखा जाएगा वो कुछ इस प्रकार के कर्व से प्रदर्शित होता है। कुछ इस प्रकार का कर्व वहां पर दिखाई देता है। मैं वापस इसको ड्रॉ करता हूं। कुछ इस प्रकार का कर्व आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार का कर्व क्या बता रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में जब शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब जो है वो है P0। P0 से मतलब वो द्रव अवस्था का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यानी कि इस अवस्था में इस तरह का ग्राफ प्रदर्शित होता है, जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पर P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इसे आप क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 यहां पर लिख सकते हैं। और इस अवस्था में जो यहां पर ताप होगा उसे लिखेंगे हम T0। T0 का मतलब है सीधी सी बात है, T0 के बारे में आपसे कहा जाए तो T0 है हमारा हिमांक बिंदु, शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है। उसे शुद्ध विलायक का इसे हम हिमांक कह सकते हैं। और इसे मैं T0F लिख देता हूं फिलहाल यहां पर, T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु जिसे हम कह सकते हैं। अगली बात अगर हम करें तो देखिए जब इसी के अंदर आपने कुछ अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया है तो वाष्प दाब में हो जाती है कमी। और वाष्प दाब में जो कमी होती है वो कम ताप पर ही ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के समान हो जाती है। ये देखिए ये जो है वो ठोस अवस्था है। ये शुद्ध विलायक की बात हम कर रहे हैं, शुद्ध विलायक है, ये ठोस अवस्था है, ये विलयन है। मैं लिख देता हूं यहां पर। ये तो बात है किसकी, शुद्ध विलायक की। ये तो है हमारा शुद्ध विलायक और ये है हमारा विलयन, जिसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है, ये विलयन है। और जो ये अवस्था है ये हमारी है ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, थोड़ा सा कम है द्रव अवस्था की तुलना में। और यहां पर इस बिंदु के मिल जाने के कारण वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं TF यानी कि हिमांक बिंदु, विलयन का हिमांक बिंदु TF। और इन दोनों के मध्य का जो अंतर होगा वो कहलाएगा डेल्टा TF। इसे हम कहेंगे क्या, डेल्टा TF इसे कहेंगे, जो इन दोनों का मध्य का अंतर होगा। यानी कि मैं इसे लिखना चाहूं तो यहां लिखूंगा डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। T0F माइनस TF यहां लिखा जाएगा। T0F यानी कि इसका मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो जो कमी हुई है उसको प्रेषित करते हैं डेल्टा
टी एफ से, तो यहां आप लिख सकते हैं टी नॉट एफ बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक। टी एफ के ले सकते हैं आप विलयन का हिमांक, और डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं आप हिमांक में अवनमन। इसे लिख सकते हैं आप हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन। तो देखिए इस ग्राफ के माध्यम से हम बता पा रहे हैं कि शुद्ध विलायक जिसका वाष्प दाब अधिक था, हमने कहा पी नॉट, यानी कि इस अवस्था में ठोस के वाष्प दाब के बराबर है, पी नॉट है, और जब विलयन की हमने बात की तो हम इसे लिख देते हैं पी एस के माध्यम से, यानी कि विलयन का वाष्प दाब उस अवस्था में कम हो जाता है, और इसके कारण ही यहाँ जो अंतर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में होने वाली कमी। अब देखिए सामने इसको समझें आगे। देखिए हमने कहा था कि अनुसंग गुणधर्म हैं वो निर्भर करते हैं किस बात पर, मोलों की संख्या पर। इसका मतलब यहाँ भी अगर बात करें आप डेल्टा टी एफ की यानी कि हिमांक में अवनमन की, तो ये समानुपाती होता है मोललता के, समानुपाती होता है किसके, मोललता। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि मोललता और मोलरता में कई बार अंतर पड़ता है। मोललता यानी कि मोललिटी, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या, स्मॉल एम, मोललता मोललिटी। आगे बात की जाए देखिए तो डेल्टा टी एफ बराबर होगा के एफ एम। स्टूडेंट्स अगर आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने पिछले जो अनुसंग गुणधर्म में इसे लिखा था के बी यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन वृद्धि हो रही थी, यहां उसी को लिख रहे हैं आप के एफ, तो यहां हो रही है कमी, तो लिखेंगे इसे मोलल अवनमन स्थिरांक। तो के एफ यहां पर क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, यह है मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ। से आगे बढ़े, देखिए m का मान यहां रखें तो m बराबर होता है, आप जानते हैं W1 बटे M1 गुणा 1000 बटे में W2, यानी कि अगर इसमें बात की जाए आपसे तो आप कह सकते हैं कि मूलता का सूत्र है दिया गया भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे में विलायक का भार। इस सूत्र को यहां रख लें इसके अंदर, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ गुणा W1 बटे में M1 गुणा 1000 बटे में W2। कुछ स्टूडेंट्स को ये सूत्र कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि ऐसा ही समान सूत्र हमने पिछले अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर पढ़ा था, बस छोटा सा एक अंतर है वहां पर, वहां आप डेल्टा टी बी लिख रहे थे क्योंकि बात थी बॉइलिंग पॉइंट की, क्वथनांक की, और के बी लिख रहे थे। बस एक छोटा सा अंतर है इन दोनों में कि वहां बी लिखते हैं और यहाँ एफ लिखते हैं, यानी एक सूत्र को याद करके आप दो सूत्रों को याद रख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म से, तो हमें याद रहे कि हमें एक ही सूत्र से दो सूत्र याद रख सकते हैं, हमें केवल के एफ और के बी में अंतर करना है, वहाँ पर एफ की जगह बी, बी की जगह एफ लिखकर आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे आगे बात करूँ तो यहाँ देखिए वही एम का अगर यहाँ पक्षांतर कर दिया जाए तो M1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर के एफ बटे में डेल्टा टी एफ गुणा W1 बटे में W2 गुणा 1000, यानी कि इस सूत्र के माध्यम से आप
M1 यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं विलेय पदार्थ का, कि विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या होगा उसे यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा साइड में यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर हैं। तो W1 है यहाँ पर विलेय का भार, M1 है विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार जिसे हम बोलते हैं। W2 है विलायक का भार, और KF मैंने लिख दिया था, KF होता है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा TF हम लिख चुके हैं हिमांक में अवनमन। तो स्टूडेंट्स, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो वहां इस न्यूमेरिकल को आप हल कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी होते हैं आपके, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से आप M1 का मान ज्ञात करेंगे या डेल्टा TF का मान ज्ञात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो भी कुछ पूछा जाएगा तो उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके सामने जरूर आपको दी जाएगी। जैसे कि आप M1 की बात करते हैं तो आपको KF का मान होगा, डेल्टा TF का मान होगा, W1 W2 का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और M1 आपसे पूछ लिया जाएगा। हो सकता है डेल्टा TF ना देकर आपको T0F और TF का मान दे दिया जाए और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो उन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने बात की थी मोलल उन्नयन स्थिरांक की, उसी प्रकार से हम बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF की। देखिए, हमने कहा था उस दिन कि यदि किसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्यशील पदार्थ को घोल दिया जाता है तो क्वथनांक में हुई वृद्धि कहलाती है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि हिमांक में होने वाली कमी को बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। हम सीधा से बोल सकते हैं 1 मोल अवाष्यशील विलेय पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में होने वाली जो कमी है उसे कहते हैं आप मोलल अवनमन स्थिरांक। उसका नाम क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है, और उसे आप इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि F बराबर R डॉट MTF नॉट स्क्वायर। देखिए, उस दिन हमने लिखा था यहाँ पर TB नॉट, TB क्योंकि बात थी वहां पर क्वथनांक की, यहाँ बात कर रहे हैं आप हिमांक की। साथ में लिखेंगे आप 1000 गुणा डेल्टा HF। F क्यों लिख रहे हैं? F का मतलब है फ्यूजन यानी कि फ्रीजिंग यानी कि जमना, हिमांक। तो यहाँ पर वहाँ बात थी बाष्पन की, तो साहब में डेल्टा H BAP वेपोराइजेशन बाष्पन की बात की थी। यहाँ आप जमने की बात करें, फ्रीजिंग के हिमांक की बात करें। तो इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं डेल्टा KF का मान, KF का मान जिसे हम कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक को यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, देखिए, ये आपका जो पूरा टॉपिक है ये है आपका हिमांक में अवनमन। इसे आप पूरा बोलते हैं क्या? हिमांक में अवनमन। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए हिमांक में अवनमन को समझाइए, हालांकि क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जा सकता है, तो आपको ये डिटेल वहां लिखनी है। और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली 1 नंबर में पूछा जा सकता है। हिमांक में अवनमन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ को समझाइए, ग्राफ को प्रदर्शित कीजिए। तो ऐसा ग्राफ भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को ढंग से याद रखें, अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर से बना लें, इससे कि आपको ये जब भी क्वेश्चन हल करना हो तो आसानी से ग्राफ आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी बात। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की हमारी, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल मैं आपको जरूर भी करवाता हूं साथ में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इससे जो न्यूमेरिकल लगी, तो एक न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने से हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ये क्वेश्चन किस तरह से इसके हम हल कर सकते हैं। और साथ साथ स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा भी था कि आपको याद रहे कि आपको अपने जो आपकी बोर्ड की बुक है उसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करने हैं, चाहे वो उदाहरण के हैं या वो एक्सरसाइज में आपको पीछे दिए हुए हैं, उन सबको आपको हल करते हुए जाना है। देखिए स्टूडेंट, में एक न्यूमेरिकल है
उसके मैं केवल आपको यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ और वैल्यू लिखकर मैं उसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन है वो। देखिए सुनते जाइए क्वेश्चन को। है एक अज्ञात पदार्थ के 15 ग्राम को 450 ग्राम जल में घोला गया है, यानी 15 ग्राम को 450 ग्राम जल में घोला गया है। आपसे कहा गया है एक अज्ञात पदार्थ के, यानी कि आपको ये नहीं बताया गया है कि किस पदार्थ को मिलाया जा रहा है, केवल उसके बताया क्या गया है उसके भार को, यानी कि 15 ग्राम, जो हमने कहा था बिले का भार। तो बिले का भार है यहाँ पर कितना, 15 ग्राम। साथ में आपसे कहा गया है कि 450 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि आपको विलायक का भार दिया गया है 450 ग्राम। साथ में कहा गया है यह विलयन 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी कि आपको यहां पर मान दे रखा है किसका, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मान आपको दे दिया गया है डेल्टा टी एफ का। डेल्टा टी एफ का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन आपको हल करना है। तो स्टूडेंट्स बात करें इसके आगे की, साथ में आपको के एफ का मान दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज में आपको बोर्ड पर लिख देता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपको दिया गया है यहां पर बिले का भार 15 ग्राम, यानी कि मैं कहूं तो आपसे W1 का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। साथ में दिया गया है आपको विलायक का भार 450 ग्राम, W2 का मान आपको दे दिया गया है। साथ में आपको बताया गया है क्या, बिले का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, यानी कि आप कहें तो बिले का मोलर द्रव्यमान, यानी कि M1 आपसे यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। और साथ में देखिए इसके लिए आवश्यक चीज है हमारे पास डेल्टा टी एफ का मान क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको, वो दिया गया है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ में के एफ का मान दे दिया गया है, वो दिया गया है आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट देखिए एक बात समझने की और याद रखने की आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सारी यूनिट्स जो हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि ताप की इकाई एक समान हो, अलग अलग ना हो, भार की इकाई एक जैसी हो, सबकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ आपको दिया गया है एक ताप दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि के एफ के मान में आपको केल्विन इकाई दे दी गई है, यानी कि आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर की थोड़ी जानकारी अगर आपको याद है तो आप कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन। इसका मतलब जो मान दे दिया गया है अगर मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करूं तो मुझे इसके साथ 273 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 0.34 प्लस 273, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास 273.34 केल्विन। तो ये हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो गया। अब हमारी इकाइयां समान है, क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन को आगे हल करने की बात पे आते हैं। हम क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो हमारा सूत्र जो सबसे पहले हमको दिया गया है उसे हम लिखते हैं M1 बराबर के एफ बटे में डेल्टा टी एफ गुणा W1 बटे में W2 गुणा 1000। यही हमारा सूत्र था स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले जस्ट हमने अभी ये सूत्र को लिखा था, ज्ञात किया था, तो अब मान रखकर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए के एफ का मान क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं लिखता हूं यहां पर 1.86
डेल्टा टी एफ का मान आपको दिया हुआ है 273.34 गुणा W1 का मान क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको 15 और W2 का मान दे रखा है 450 गुणा 1000। ये आपको सारे मान क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब इन्हें हल करने की कोशिश करें आगे की ओर। देखिए इसे हल करेंगे तो लगभग 30 बार ये हल हो जाएगा। एक जीरो से जीरो क्रॉस कर ऊपर हो जाएगा आपके पास 186 और नीचे होगा 273.34 गुणा 3 का भाग दें ऊपर तो आ जाएगा देखिए लगभग 62 और नीचे होगा 273.34। ये देखिए मूलर द्रव्यमान हम ज्ञात करते हुए चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसका मूलर द्रव्यमान लगभग ज्ञात होगा आपके पास 0.22 मूलर द्रव्यमान। देखिए मूलर द्रव्यमान की बात करें तो मूलर द्रव्यमान की इकाई हमारे पास क्या बच रही है उसको भी देखते हुए चलें, क्योंकि इकाई लिखना बेहद जरूरी है। इकाई में अगर कहीं आप गड़बड़ी कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं तो आपके मार्क्स कटने के वहाँ चांसेस होते हैं। तो इकाइयों को एक बार बैलेंस करके साइड में देखते हैं। अगर मैं यहाँ इकाई लिखूँ तो देखिए W1 की इकाई आपको ग्राम में दे दी गई है, W2 भी आपको ग्राम में दिया हुआ है, और साथ में इन इकाइयों की बात करूं मैं, इनकी इकाई आपको दे रखी है देखिए साथ में 1.86 को लिख देते हैं यहाँ केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और डेल्टा टी एफ की इकाई है आपके पास केल्विन, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, और बच गया है आपके पास 1000। देखिए यहाँ इकाइयाँ ग्राम से ग्राम आप क्रॉस कर पाते हैं, केल्विन से केल्विन आपने क्रॉस कर लिया था, आपको बच रहा है किलोग्राम मोल इनवर्स इसकी इकाई बच रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा आपके पास किलोग्राम मोल इनवर्स के रूप में। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर प्राप्त होता है हमें मूलर द्रव्यमान। ये मूलर द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। तो आप जानते हैं मूलर द्रव्यमान हमेशा प्रति मोल की इकाई में आता है, तो किलोग्राम प्रति मोल हम इसे हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर इसको आप ग्राम में बदलकर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करने को लगभग 1000 से गुणा आपको यहाँ करना पड़ेगा। यानी इकाई को आप ग्राम में भी बदल सकते हैं, ग्राम प्रति मोल में से लिख सकते हैं, लेकिन किलोग्राम प्रति मोल के माध्यम से यहाँ हम मूलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद रहे तो ये पूरा जो न्यूमेरिकल है ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और लगभग अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपको सामने देखने को मिलेगा। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को पढ़ते समय आपको सारी जानकारी जो दी गई है उससे आपको एक साथ लिख लेना है, जिससे कि क्वेश्चन को हल करते समय आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए न्यूमेरिकल के अनुसार बिले का भार 15 ग्राम था, जो मैंने यहाँ पर लिखा। विलायक का भार आपको दिया गया था 450 ग्राम, जो बताया गया था आपको जल में घोला गया है, यानी विलायक क्या है, जल है हमारा, इसका भार दे रखा है आपको 450 ग्राम। साथ में आपको विलेय की मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना था, तो विलेय का मूलर द्रव्यमान हमने ज्ञात किया। डेल्टा टी एफ का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। डेल्टा टी एफ यानी कि वहां पर ताप में कितना अंतर आता है, हिमांक में कितनी कमी हो रही है, वो हमें क्वेश्चन में दे दी गई थी। साथ में के एफ का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो इन सब चीजों को पढ़ने समझने के बाद हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाते हैं स्टूडेंट्स। ये तो ही इसकी बात। अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिख देता हूं, जिन्हें आप घर बैठकर सॉल्व जरूर करेंगे, जो कि एक पिछले टॉपिक से संबंधित है और एक इस टॉपिक से संबंधित है। दोनों न्यूमेरिकल को आपको मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पर, जिसे आप जरूर सॉल्व करेंगे घर जाकर, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, जो कि आपको समझना पड़ेगा कि किससे संबंधित होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएँ तो अच्छा रहता है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हमें पता लग जाता है। तो यहाँ दिया गया है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन,
तो बेंजीन का क्वथनांक आपको दे दिया गया है यहाँ पर, आप दे रखा है एक अवाष्पशील विलेय के एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक विलयन का क्वथनांक एक केल्विन हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ बात क्वथनांक की जा रही है, इसका मतलब क्वथनांक से संबंधित क्वेश्चन है और साथ में आपको केबी का मान भी दे दिया गया है जो पहचान में आपकी और मदद करता है। केबी का मान आपको दे दिया गया है यहाँ पर 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है और आपसे ज्ञात करवा रहा है विलेय के अणुभार की गणना। एक क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ लिख कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखें आप और इस क्वेश्चन को भी आप घर बैठकर जरूर सॉल्व करेंगे। लिखता हूँ मैं यहाँ पर 25.6 ग्राम सल्फर 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अपनमन हिमांक में अपनमन 0.68 केल्विन होता है। केल्विन होता है। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है। साथ में आपको यहाँ पर Kf का मान दे दिया गया है, वो है आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये दो क्वेश्चन जो आपको दिए हैं ये आपके एज अ होमवर्क हैं, जिसमें आप घर बैठकर इन होमवर्क को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के साथ साथ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपके लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और ये न्यूमेरिकल भी और साथ में आपके बुक में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन्हें भी आप जरूर सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कोई बुक है उससे के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास फिलहाल अभी समय काफ़ी है, स्कूल आप नहीं आ रहे हैं, इसलिए उस समय का उपयोग करते हुए इन चीज़ों को पढ़ें समझें। और आज जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी हिमांक में अपनमन को पढ़ा है, अब इसके बाद हमारे पास केवल एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रह गई है, इसका नाम है परासरण दाब और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 साल से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं उसमें से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अगले अणुसंख्य गुणधर्म को पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा परासरण दाब। और तब तक आप इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म को अच्छे से समझ लेंगे और समझने के बाद इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो
आप निश्चित रूप से कांटेक्ट करेंगे और अपने नोट्स को कंटिन्यू रखते हुए बनाकर इन्हें रखेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रख पाएँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो में जो भी पढ़ाया है समझाया उसे अच्छे से समझें, पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।